जिन्होंने अपने एक जिगरी दोस्त की एक घटना को हमारे साथ शेयर किया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस हॉरर स्टोरी की ओर। दोस्तों, अवधेश की शादी के कुछ दिन के बाद अवधेश के पिताजी ने अवधेश से इशारे में कहा कि इतना जोश ठीक नहीं है कि कमरे की आवाज़ बाहर तक आने लग जाए। उस रोज अवधेश के पिताजी ने ये बात कह तो दी, पर अवधेश को समझ में नहीं आया कि पिताजी आखिर कहना क्या चाहते हैं। लिहाजन इसके कुछ दिनों के बाद एक रोज जब घर पर काफ़ी रिश्तेदार आए हुए थे, तो अवधेश के पिताजी ने एक बार फिर अवधेश से कहा, तेरी गर्मी तो शांत होने वाली नहीं है, पर मुझ पर इतना एहसान कर, आज रात बहू को अकेला छोड़ दे। कल जब रिश्तेदार चले जाएंगे फिर जो तुझे करना है करते रहना, हमें क्या है, हम फिर से कान में रुई ठूस कर सो जाएंगे। इतना बोलकर अवधेश के पिताजी चले गए। वहीं अवधेश फिर एक बार पिताजी के भाव को समझ नहीं पाया। खैर, सूरज ढला, रात का खाना पीना हुआ और सभी आए हुए रिश्तेदार सो गए। पर जैसे रात के 1 बजे तो एक एक करके सभी रिश्तेदारों की आंखें खुलने लग गईं। दरअसल अवधेश के कमरे से वही आवाज़ें आने लगी जिन आवाज़ों के चलते अवधेश के पिताजी पहले से असहज थे। देखते ही देखते रिश्तेदारों के बीच कानाफूसी शुरू हो गई। अवधेश के फूफा जी ने तो ये तक कह दिया कि अरे लल्ला, सांस तो ले ले, बहू कहीं भाजी ना जा रही है। खैर, उस रात अवधेश के घर वालों के लिए वो रात बड़ी शर्मिंदगी में बीती और सुबह तड़के ही सभी रिश्तेदार लौट गए। रिश्तेदारों के चले जाने के बाद अब अवधेश के पिताजी का पारा चढ़ चुका था। अब उन्हें इंतजार था अवधेश के कमरे से बाहर निकलने का। और जैसे ही बहुरिया ने कमरे का दरवाज़ा खोला तो अवधेश के पिताजी उसे लताड़ने के लिए सनसनाते हुए कमरे में दाखिल हुए। पर जब उन्हें अवधेश कमरे में नहीं मिला तो उनका गुस्सा और भी बढ़ गया। और जब उन्होंने अपने बहू से अवधेश के बारे में पूछा तो उनकी बहू सरोज ने जवाब देते हुए कहा, पता नहीं पिताजी, वो तो रात में कमरे में आए नहीं, शायद अपने दोस्तों के साथ ही होंगे। बहू की बात सुनकर अवधेश के पिताजी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें लगा नहीं था कि उनकी बहू उनसे इतना बड़ा झूठ बोल जाएगी। पर ससुर होने के नाते अवधेश के पिताजी सीधे बहू को कुछ कह तो नहीं सकते थे। लिहाजा उन्होंने अपना गुस्सा दबा कर रखा और अवधेश के आने का इंतजार करने लगे। अवधेश घर लौटा तो जरूर, पर खून से लथपथ। अवधेश को खून में सना हुआ देखकर अवधेश के पिताजी चौंकते बोले, अरे ये क्या हुआ तुझको, इतना सारा खून कैसे बह गया? अवधेश के पिताजी की ये पूछते ही अवधेश ने बोला, अरे कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। ये खून जो मेरे कपड़ों पर लगा है ना, वो मुखिया के बेटे तरुण का है। पिछली रात चक्रामी मोड़ पर उसका एक्सीडेंट हो गया था। वो तो तरुण की किस्मत अच्छी थी कि मैं मौके पर मौजूद था, जो मैंने उसे वक्त रहते अस्पताल पहुंचा दिया और उसकी जान बच गई। तब जाकर मैं घर आया हूँ। इतना बोलकर अवधेश नहाने के लिए चला गया। वहीं अवधेश के पिताजी अवधेश की बात सुनकर उनका दिमाग चकरा गया, क्योंकि अगर अवधेश सच में पूरी रात अस्पताल में था तो बहू के साथ उसके कमरे में कौन था? अवधेश के पिताजी, जिनका नाम जोर सिंह था, अब तक उनके दिमाग में शक की सुइयां घूमनी शुरू हो चुकी थी। पर बहू के अच्छे व्यवहार के चलते उन्होंने बहू पर सीधे सीधे आरोप लगाने की बजाय पहले इस मामले में पुख्ता सबूत जुटाने का फैसला किया। और इसी के तहत जोर सिंह ने अपने बेटे को एकांत में ले जाकर के वो सवाल किए जो एक पिता कभी नहीं करता। जोर सिंह ने अपने बेटे अवधेश से सीधे शब्दों में पूछा कि बहू के साथ तेरे संबंध कैसे हैं और तू बहू को संतुष्ट तो कर पाता है ना? अब ये सवाल सुनते ही अवधेश तो सकपका गया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके पिताजी ऐसा कुछ उससे पूछ लेंगे। खैर, अवधेश ने थोड़ा हिचकिचाते हुए सही पर जवाब देते हुए बोला, वो क्या है कि अभी तक हम दोनों के बीच में पति पत्नी वाली कोई बात ही नहीं हुई है। अवधेश के इतना कहते ही अवधेश के पिताजी एकदम से भड़क गए और अवधेश पर चिल्लाते बोले, अच्छा ऐसा है तो सारी रात बहुरिया की सिसकियाँ और चारपाई की चरचर की आवाज़ कैसे आती है? अब ये सुनते ही अवधेश ने आगे अपनी बात बताते हुए बोला, देखो पिताजी, मुझे नहीं मालूम कि आपको बहू की सिसकियाँ और चारपाई की चरचर की आवाज़ सुनाई दी कि नहीं, पर मैं इतना जानता हूँ कि जैसे मैं सरोज के साथ बिस्तर पर जाता हूँ ना, तो वैसे मेरी आँख इतनी भारी हो जाती है कि मैं पल भर में ही गहरी नींद में सो जाता हूँ, और जब मेरी आँख खुलती है तो सुबह हो चुकी होती है। अवधेश की बात सुनने के बाद उसके पिताजी ने बोला, अगर तुझे लगता है बुढ़ापे में मेरे कान बजे हैं तो ठीक है, तो आज रात तू कमरे के बाहर ही सोना। फिर सुनना, अगर तू कुछ नहीं करता है
तो आज रात तुझे भी वो सब सुनने को मिलेगा जो हम बहू के आने की पहली रात से ही सुन रहे हैं। अब इतना बोलकर अवधेश के पिताजी चले गए। वहीं पिताजी की बात सुनकर अवधेश काफ़ी चिंता में पड़ गया। फिर जब रात हुई और सोने का समय हुआ तो अवधेश ने अपनी बीवी से बोला कि आज कुछ ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए मैं खुले में सोऊंगा। और ये बोलकर अवधेश ने अपनी चारपाई अपने कमरे के ठीक बाहर ही बिछा ली और इंतज़ार करने लगा रात के उस पहर का जब कमरे से आवाज़ें आनी शुरू होती थी। फिर जैसे ही रात के 1 बजे तो अवधेश की बीवी की सिसकियाँ और चारपाई की चरचर की आवाज़ कमरे के भीतर से आनी शुरू हो गई। ये सुनते ही अवधेश तिलमिलाता हुआ चारपाई से उठा और अपने कमरे का दरवाज़ा पीटते हुए सरोज को आवाज़ देने लगा। पर अंदर से सरोज की ज़ोर ज़ोर से सिसकियों के साथ साथ चारपाई की चरमराहट की आवाज़ें आती रहीं। वहीं अवधेश और उसके पिताजी दरवाजे पर पूरी रात बैठे रहे। फिर जब सुबह बहुरिया ने दरवाज़ा खोला तो अवधेश अपनी पत्नी पर चिल्लाते बोला, अरे तू रात में किसके संग मुकाला कर रही थी? अवधेश के ये कहते ही सरोज रो पड़ी और रोते बोली, देखो ये बेहुदा इल्ज़ाम मत लगाओ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। वहीं जब अवधेश ने कमरे की अच्छे से तलाशी ली तो सच में वहाँ पर कोई नहीं मिला, पर सरोज का बिस्तर एक अलग ही कहानी बयां कर रहा था। ऐसे में ना तो अवधेश कुछ समझ पा रहा था और ना ही अवधेश के पिताजी जोर सिंह। लिहाजन उस वक्त दोनों ने अपने अपने गुस्से को काबू में किया और इस मामले को शांति से समझने का फैसला किया। पर दिन बीते, हफ्ते बीते, पर उनके हाथ कुछ नहीं लगा और रात 1 बजे का खेला बदस्तूर चलता रहा। फिर इसी बीच अवधेश को एक मंगता बाबा मिले। उस मंगता बाबा ने अवधेश को देखते ही कहा, देख बेटा, बीवी का सुख तो तुझे नहीं मिला कभी और मिलेगा भी नहीं, क्योंकि जिसे तू ब्याह करके अपने घर लाया है ना, वो पहले से किसी और के साथ बंधी हुई है। जिस तरह से उस मंगता बाबा ने अवधेश की परेशानी का बखान किया, उसे देखते हुए अवधेश को यकीन हो गया कि ये मंगता बाबा ही उसकी समस्या का हल निकालेंगे। लिहाजन अवधेश ने फौरन ही उस मंगता बाबा के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, बाबा मेरी समस्या को दूर कर दो, आपका बड़ा एहसान होगा। अवधेश के अनुरोध करते ही उस मंगता बाबा ने उसे अपने झोले से 9 पुड़ियाँ निकाल कर दे दी और कहा कि इन पुड़ियों को अपनी बीवी के नहाने के पानी में 9 दिनों तक मिलाते रहना और फिर उसके बाद मैं 10वें दिन तुम्हारे घर पर आऊँगा और उसे अपने साथ ले जाऊँगा जो तुम्हारी बीवी के साथ रह रहा है। पर ध्यान रहे, इन 9 दिनों में किसी को भी अपनी बीवी के पास मत जाने देना, खासकर रात को। यहाँ तक कि उसके हाथ का बना खाना भी मत खाना, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। दोस्तों ये बोल करके वो मंगता बाबा वहाँ से चले गए और अवधेश वो 9 पुड़ियाँ लेकर अपने घर पर आ गया और उस मंगता बाबा की बात अपने पिताजी और माँ को बता दी। फिर जब अगली सुबह सरोज नहाने गई तो अवधेश ने चुपके से एक पुड़िया उसके बाल्टी में घोल दी। ये करने के बाद जब रात हुई तो अवधेश ने अपनी चारपाई घर के आंगन में लगा ली। अब तक सब कुछ नॉर्मल ही था, पर जैसे ही रात के 1 बजे कि अंदर से किसी मर्द की चीखते हुए आवाज़ आई। वो आवाज़ थी तो मर्दाना, पर जो वो कह रहा था वो साफ साफ समझ में नहीं आ रहा था, पर इतना अंदाज़ा ज़रूर लग रहा था कि वो जो कोई भी है वो काफ़ी भड़का हुआ है। वहीं वो मर्दाना आवाज़ सुनकर अवधेश के साथ साथ उसके पिताजी की भी हालत टाइट हो गई। डर के मारे दोनों की टांगें कांप रही थी। खैर किसी तरह वो रात बीती और जब सुबह सरोज ने कमरे का दरवाज़ा खोला तो उसकी आंखें लाल पड़ी हुई थी, उसके बाल बुरी तरह से उलझे हुए थे। अभी अवधेश सरोज की बिगड़ी हुई हालत को देख ही रहा था कि सरोज एकदम से घुसल खाने की तरफ भागी और जाकर के मलमल के नहाने लगी। पर अच्छी बात ये थी कि अवधेश की माँ ने पहले ही बाल्टी में मंगता बाबा का दिया हुआ पुड़िया घोल दिया था। खैर सरोज नहाने के बाद नॉर्मल हो गई और अपने रोजाना के काम में लग गई। सूरज ढलते ढलते सब कुछ ठीक ही रहा, ठीक पिछले दिन की तरह। पर फिर जब रात के 1 बजे तो वही मर्दाना आवाज़ फिर से कमरे के भीतर से आने लगी, पर इस बार वो कुछ ज़्यादा ही भड़का हुआ लग रहा था। खैर किसी तरह दूसरी रात भी बीती और एक एक करके अगले 7 दिन भी बीत गए और जब 10वें दिन वो मंगता बाबा दरवाजे पर पहुँचे तो अवधेश ने बाबा को घर के भीतर आने को कहा। पर बाबा ने अवधेश से कहा, मैं तो उससे मिलने आया हूँ जो इस घर का नहीं है। बाबा के ये कहते ही सरोज अपने कमरे से भागती हुई बाहर आई और मर्दाना आवाज़ में बोली, तू चला जा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। सरोज का वो भयानक रूप देखकर घर वालों के होश उड़ गए। घर वालों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि सरोज इंसान नहीं है।
अभी सभी की नज़रें सरोज पर ही टिकी हुई थी कि तभी बाबा ने सरोज के बाल पकड़े और झटके से उन बालों को जड़ से उखाड़ लिया। बाल के उखड़ते ही सरोज धड़ाम से नीचे गिर पड़ी और बेसुध हो गई। सरोज के बेसुध होते ही मंगता बाबा बोले, मैं उसे अपने साथ ले जा रहा हूँ। अब से तेरी बीवी सिर्फ तेरी है और भूल से भी अपनी बीवी की नियत पर शक मत करना। दोस्तों, ये बोलकर वो बाबा वहाँ से चले गए। फिर जब सरोज को होश आया तो वो नॉर्मल थी। फिर इसके बाद अवधेश अपनी नॉर्मल जिंदगी जीने लगा और आज अवधेश के 3 बच्चे हैं। पर सवाल आज भी बना हुआ है कि आखिर वो कौन था जो सरोज के साथ रहता था और उसका क्या हुआ जिसे वो बाबा अपने साथ ले गए। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। I have something to tell you. I'm an AI agent, and I can build apps and websites for you with just a prompt. तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तो चलिए बढ़ते हैं